तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। किसी को 11 तक में कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? चलिए तब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ने लगूं आप लोग बुक की तरफ देखें। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप लोग बुक को देखें तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ध्यान देना, मेरे पास एक ग्राउंड है, ध्यान दो, मेरे पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है। ठीक है, ग्राउंड पे सिंपल सी बात है, क्या है? बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई का है। ठीक है, ये हमारा है बिल्डिंग, यह है बिल्डिंग। ठीक है, ए बी नाम रख देते हैं और उसके सामने एक टावर है ना, टावर है सीडी नाम का टावर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक बिल्डिंग है और हमारे पास एक टावर है। कोई पर्सन क्या किया कि बिल्डिंग के टॉप पे गया, बिल्डिंग के टॉप पे गया और वहां से टावर के टॉप को दिखता है। बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होकर टावर के टॉप को दिखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा। ठीक है, तो यहां से ये देखा तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन का 60 डिग्री हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, 60 डिग्री बनाने के लिए पहले उस पर्सन के आई का हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा। तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये हो गया 60 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आई कि है ना? फिर वही पर्सन क्या किया, वहीं से टावर के फुट को देखा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम टावर के टॉप को देखेंगे तो एलिवेशन होगा और जब टावर के फुट को देखेंगे तो डिप्रेशन होगा। तो डिप्रेशन कितना हो रहा है? डिप्रेशन हो रहा है 45। देखिए अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, तुरंत यहां पर लिख देते हैं 45, लेकिन यहां नहीं लिखेगा 45। ध्यान देना, यहां लिखाएगा 45। अब बात अलग है कि यहां पर मैं ई लिख देता हूं। अब बात अलग है कि AE पैरेलल टू BC, AE पैरेलल टू BC, तो AC इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 डिग्री का हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तुमको वहां दिक्कत हो रहा है, यहां बैठ जाओ आराम से, जगह क्या दिक्कत? तो ये हो गया 45, ये हो गया 45। अमन, नफीसा, फिगर समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तुम लोग को समझ में आया फिगर? फिगर क्या था, समझ में आया? अच्छा एक और बात, अगर ये पैरेलल लाइन है, अगर AB 7 मीटर का है तो ऑब्वियस सी बात है कि CE भी कितना मीटर का होगा? 7 मीटर का होगा। लेकिन हम लोग को क्या बोला है, टावर निकालने के लिए। टावर को हम लोग को पूरा DC निकालना है, तो हम यहां से यहां तक जानते हैं 7 है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। इसका मतलब अगर हमको DC निकालना है तो ये प्लस ये करेंगे तो पूरा मिल जाएगा, यानी 7 + X। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है तुमको? पक्का? ठीक है, तो देखते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन देख लो, मैं क्या लिख रहा हूं गिवन में। गिवन में लिख रहा हूं कि अच्छा इन दोनों की दूरी नहीं पता है, इन दोनों की दूरी नहीं पता तो x इसको मान लिया तो इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा अब सॉल्व कैसे करेंगे वो तो आगे बताएंगे, अभी तो गिवन लिख रहे हैं। जल्दी आओ, यहाँ जगह है। तो देखो AB इक्वल टू EC, वो भी कितना सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया है, BC को BC, अच्छा BC जितना होगा AE भी उतना ही होगा, है ना?
BC इक्वल टू AE, वो क्या होगा Y। और अगर हम लोग को DC चाहिए, अगर हम लोग को DC चाहिए तो DC कब मिलेगा, जब हम DE में EC ऐड कर दें। तो DC के नीचे DC लिख देते हैं। DE कितना है, DE है X मान लिए थे हम लोग, और EC हम लोगों ने 7 माना था। ठीक है, यहां पर लिख भी देते हैं कि DE जो है वो X है। बाकी सब हम लोग बता दिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ गया ना। ध्यान देना, वो पर्सन यहां से टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का, यहां से बॉटम को देखा तो ये वाला वो देखा है, असलियत में देखा वो ये है। लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग जानते थे कि ये AE BC के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये जितने डिग्री का होगा ये भी उतने डिग्री का होगा। अब क्वेश्चन सुन लो, यानी जब भी आप बोर्ड एग्जाम में इसका सॉल्यूशन करोगे और अगर आप नहीं बताओगे ये वाला 45 है तो ये 45 कैसे हुआ, मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था, सारा क्वेश्चन हम लोग आराम से बता दे रहे थे, कहीं बताने की जरूरत नहीं हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में बताना कंपलसरी है। तो ध्यान देना, मैं पहले बता देता हूं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन के लिए समय, सॉल्यूशन के समय लिखूंगा कि AE पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये हो गया कि EAC इक्वल टू ACB, एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बात क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है ना, किसी को डाउट है नहीं। अब आपको दो ट्रायंगल दिखाई देता होगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच बताता हूं, अप्रोच तो हम लोग आराम से क्लियर कर लेंगे। ध्यान देना, पहले हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, है ना। जब ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ध्यान देना, ये हम लोगों को पता है और ये हम लोग को पता लगाना है, तो आराम से हम पता लगा लेंगे। पता लग गया, अगर हमको वाई पता चल जाएगा तो AE भी पता चल जाएगा, है ना। फिर हमको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में जब ये पता चल गया तो हम लोग ये निकाल लेंगे, और जब ये पता चल गया तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, DC निकल जाएगा। और DC ही तो टावर का हाइट है, वही तो फाइंड आउट करना है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो ध्यान देना, इन ट्रायंगल कौन सा, ABC। तो सिंपल सी बात है, ये 45 है ना, ये 45 है, 45 के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होगा, बेस। तो सिंपल सी बात है, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, और परपेंडिकुलर और बेस आता है किस पे, tan 45। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा, AB, और बेस कौन सा हमारा, BC। तो एक स्टेटमेंट और चलेगा, tan 45। तो ये AB की जगह क्या लिख दूंगा, 7, और इसकी जगह लिख दूंगा Y। अच्छा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब ये उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो Y इक्वल टू 7। तो हमको पता चल गया कि Y कितना है, 7 है। अगर Y 7 है, अगर Y 7 है, हमको पता चल गया, इसलिए ब्रैकेट में लिख देता हूं। अगर Y 7 है तो AE भी क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि यहां पर देखो साफ साफ बोल रहा है कि BC और AE दोनों कितना है, दोनों इक्वल है। तो देखो हमको वो भी पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बता देता हूं। अब ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, तो ध्यान देना, इन ट्रायंगल कौन सा, DEA। इस केस में भी क्या होगा, 60 के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना। 60 के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। फिर से क्या आ जाएगा, tan ही आ जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कौन है, DE, और ये क्या है, AE। तो यहां पर फिर से लिख दिए tan 60। अच्छा, DE कितना है हमारा, X, और AE कितना है, 7। अच्छा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अच्छा, ये दोनों इंटू हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कैसे लिख सकते हैं, 7√3 इक्वल टू X। ध्यान देना, X का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, हम लोगों ने X का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, DC, है ना, क्योंकि DC तो हाइट है। तो DC कैसे निकलेगा, मैं यहां लिख देता हूं,
डीसी निकालना है हम लोग को, तो डीसी कैसे निकलेगा? हम लोग देखे थे कि डीई प्लस ईसी, तो डीई कितना है? अभी हम लोग देखे ना एक्स, ये एक्स था और ये 7 था, तो एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे? 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आ गया क्या? डीसी। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया सभी को? समझने की कोशिश करो, अगर कहीं डाउट है तो पूछो। हाँ क्या? एईसी, एईसी को भी लेकर किया जा सकता था, वहां पर 90 होता है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से समझने की कोशिश करो, और कहां डाउट है, कहां दिक्कत है वो पूछो। आ गया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। तुम्हें समझ में आया? इधर लाइन समझ में आया तुम लोगों को? पीछे तुम लोगों को? उधर सलीम पक्का? तुम लोगों को? कैफ? तुम दोनों को? सैफ? समझ में आया ना? ठीक है। अमन, नफीसा, समझ में आया? यस सर। ठीक है, मिटा दूं इसे तब? सबको समझ में आ गया? मिटा दूं? ठीक है, अब यहां पे ठीक है। कहां रहा? चलिए, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? एंड ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one sits exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब ये तो मैं पढ़ दिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पानी है, ठीक है, पानी के किनारे एक लाइट हाउस है। अब ये लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस का मतलब होता है जो रात में ना सी पर लाइट दिखाया जाता है ना? जो पानी होता है ना उस पर लाइट दिया जाता है ताकि शिप जो है वो ए प्लेस से बी प्लेस तक जा सके और बड़े बड़े जो रॉक्स हैं कहीं उसे टकरा ना जाए, है ना? उनको दिखाने के लिए, उनको नेविगेशन करने के लिए, नेविगेट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो कोई पर्सन क्या किया, ये जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस कितने मीटर का है? 75 मीटर का, ए बी। अब कोई पर्सन क्या किया, ध्यान देना, कोई पर्सन इस टॉप पे चला गया, ये हमारा सी है, ठीक है, तो सी के किनारे पे अगर खड़ा रहेगा तो ये परपेंडिकुलर ही तो होगा, है ना? इसलिए यहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। अब कोई पर्सन क्या किया, वो एक शिप को देखता है, तो शिप को देखेगा तो सिंपल सी बात, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा? डिप्रेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने क्या किया, शिप को देखा, तो एक शिप यहां था, ठीक है, इस पॉइंट पर एक शिप था, ठीक है, और क्या हुआ कि कुछ समय बाद वो देखा तो एक शिप यहां था, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कभी भी डिप्रेशन बनाना तो हमको ये करना होगा। अब देखो, ये अगर, ध्यान देना, ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये अगर कितना डिग्री है, 45 है, तो ये भी 45 होगा, है ना? ये एक हमारे पास शिप 1 है और ये शिप 2 है,
दूसरा नाम लिख दो क्या? एक शिप बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं? स्टीमर भी तो ऐसे ही होता है। बोट, बोट, एक बोट है। अरे हाँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा ठीक है, यहाँ सी कर देते हैं, यहाँ भी। एक शिप है और एक बोट है, समझ रहे हो? मतलब बुक में लेकिन दोनों शिप की बात किया गया। ठीक है, क्या हुआ? एक पर्सन है जो लाइट हाउस, इसको लिख देते हैं, ये लाइट हाउस है। ये क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस से ऊपर से क्या हो रहा है? लाइट दी जा रही है। तो क्या हुआ? एक पर्सन जब ऊपर चढ़ा तो वहां से जब देख रहा है नीचे दो शिप को, ठीक है, दो शिप को देखता है, तो पहला वाला शिप को देखा तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा था 30 डिग्री का, और दूसरे शिप को देखता है, यानी जो आगे में शिप है उसको जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 45 का। ध्यान देना, यहां पर जो बना है वो इस में बना है। अगर यहां पर आप मेंशन नहीं करोगे, ये लाइन नहीं बताओगे, ये लाइन नहीं बताओगे कि ये ए है और ये ई पैरेलल है, अगर ये नहीं बताओगे तो आपका आंसर सॉल्व ही नहीं होगा। क्योंकि डिप्रेशन के लिए आपको पैरेलल मिला, फिर आपने ट्रांसवर्सल देखा, तब आपने अल्टरनेट बताया, तब जाकर ये एंगल आया, जब ये एंगल आया तब जाकर आपको ट्रायंगल दिखा, और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट है जल्दी बोलो, किसी को डाउट है? हाँ या ना तो बोल ही सकते हो। तो अब ध्यान देना, हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। यहां पर दो शिप कौन है? एक ये और एक ये, और इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इस दोनों की दूरी को हम लोग मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं क्या? x, और इन दोनों की दूरी को मान लेते हैं y। ठीक है, ये हो गया y। तो बोल सकते हैं कि ये शिप और ये जो लाइट हाउस है उस दोनों की दूरी की, उन दोनों की दूरी है y, और दो शिप के बीच की दूरी क्या है? x। तो असलियत में बुक वाला बोल रहा है कि x निकालो। क्या निकालो? x निकालो। तुम्हारी खुशी है तो y भी निकाल लेना, तुम्हारी खुशी है तो। ठीक है, अच्छा तो ध्यान देना, मैं गिवन में क्या लिख सकता हूं? मैं गिवन में लिख सकता हूं ना कि ए बी जो होगा, सॉरी ए सी, ए सी, ए सी हमें पता है कितना? 75 मीटर का। और कुछ है? नहीं। अच्छा ऐसे मान लेते हैं सी एस डैश, सी एस डैश ये है मेरा वाई, और एस डैश बी ये मेरा, तो डैश क्यों देना? एस बी मेरा है एक्स। अगर मैं पूरे की बात करूं, सीबी चाहिए मुझे, सीबी, तो सीबी कब मिलेगा? अगर सी एस में प्लस कर दूं एस बी, मतलब वाई प्लस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बताना पड़ेगा क्या? कि ए ई पैरेलल टू सी बी एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल। जैसे आप बताए तो आप बता सकते हो कि बी ए बी और ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा एक और ही बताना होगा फिर से वही, ए ई सी बी पैरेलल हो गया, और इस केस में ध्यान देना ट्रांसवर्सल कौन होगा? ए एस इज द ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई एस, ई एस और ए एस सी इक्वल टू 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी, जब तक ये एंगल बताओगे नहीं, क्योंकि ये एंगल नीचे नहीं आया था, ऊपर ही था, और ऊपर में ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो कैसे सॉल्व करते हो? इसलिए उस ऊपर वाले एंगल को नीचे लाने के लिए आपको ट्रांसवर्सल और पैरेलल के बारे में बताना कंपलसरी है। जल्दी से ऑब्जर्व करो और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, मेरे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है। देखो, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए सी एस और एक ट्रायंगल दिख रहा है ए सी बी। ठीक है इमरान, कॉमन साइड कौन सा है दोनों ट्रायंगल का? दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों में कॉमन साइड कौन सा है? एसी। और कोई मत बताया करो ताकि पता तो चले असलियत में किसको आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको कोई बता सकता, अच्छा रुको, तुम बताओ, ये वाला ट्रायंगल पहले सॉल्व करना सही रहेगा, बेहतर रहेगा, या फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर सॉल्व करना ज्यादा बेहतर रहेगा? छोटा वाला करना बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक पता है, एक पता लगाना है। बड़ा वाला ले लेंगे तो एक ही बार में दो दो चीज हो जाएगा, तब इक्वेशन बनाकर छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो ध्यान देना, एन ट्रायंगल कौन सा? ए सी एस। ए सी एस, अगर ए सी एस देखोगे तो ये 45 है, तो इसके अपोजिट वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है? tan 45। परपेंडिकुलर मतलब AC, बेस कौन? CS। tan 45, tan 45 आ गया। AC कितना है? 75। ये CS क्या है? Y। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं y इक्वल टू 75। हमको पता चल गया कि y का वैल्यू कितना है? 75 है। लेकिन क्या हमको y निकालना था? असलियत में बुक वाला बोला है हमको x निकालने के लिए, लेकिन फिर भी अपने सहूलियत के हम लोगों ने क्या निकाल दिया? y निकाल दिया, यानी x पता चल गया। हाँ, ये 45 है, बगल वाला 90 है, ऑब्वियस सी बात है। सॉल्व कैसे करना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बड़ा वाला, यानी ए सी बी। यहां पर 30 डिग्री है बड़ा में, अलग से फिगर बनाने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं ना है, समझ जाओगे ना? ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और यहां हो जाएगा बेस। ये tan कितना होगा? 30। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा? AC। बेस क्या है हमारा? CB। और tan 30। AC हमको पता है कितना है? 75। लेकिन CB, ये देखो CB क्या है हमारे पास? CB है y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स। अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां बना देता हूं, तो क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स इक्वल टू 75√3। डायरेक्ट लिख दिया हूं, समझ में आया है क्या? कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसको डाउट है? नहीं ना? अच्छा, y का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है। y का वैल्यू कितना था, है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, या मैं डायरेक्ट लगा दूंगा तो समझ जाओगे क्या? ठीक है, मैं y की जगह लिख दूंगा 75, y की जगह लिख दूंगा 75 प्लस x इक्वल टू 75√3। ठीक है, अब ध्यान देना, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 75√3 माइनस 75। दोनों से 75 क्या निकल जाएगा? कॉमन। वैसे देखा जाए तो यही आंसर हो गया। अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? x इक्वल टू 75 और अंदर लिखोगे √3 माइनस 1 मीटर, यानी दो गाड़ी, सॉरी, दो बोट के बीच में, दो शिप के बीच की जो दूरी है वो क्या है? 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। बोलो समझ में आया? हाँ, √3 का वैल्यू नहीं तोड़ पाओगे, 1.1414 आएगा। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सिखाया गया क्लास 8 में। नफीसा, अमन, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर, आ गया।
कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। ये अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दो इस पे। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ रहा है? सर यहाँ तुम 60 कैसे ली? ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा रुक जाओ, हम बता देंगे 8 वाला बता। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो अमन। सर ये जो सबसे लास्ट में नहीं है सर, x इक्वल टू 75√3। हाँ 75√3 ये वाला है, यस बताओ। सर। हाँ यस सर। ये वाला सर प्लस ये था इसका। हाँ बोलो। तो सर ये इधर वाला जो पहले है सर 75√3, सर ये प्लस में और ये वाला माइनस में, तो सर ये कट नहीं हाँ सकता है सर? नहीं 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 कटेगा, क्योंकि ये देखो √3 के साथ है ना। ये तो √3 के साथ है, इसमें तो √3 नहीं है ना। समझ में आया? माइनस भी नहीं होगा सर? नहीं नहीं माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि देखो ये रूट लग गया ना इसमें। ये रूट नहीं लगा इसमें, तो इसमें तो कॉमन निकल सकता है बस, माइनस नहीं होगा। समझ में आया? सर यस सर। क्लियर हो गया? आ गया सलीम? ठीक है, मिटा दूं ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप चैलेंज है। 14। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखे, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, और वो तो कॉपी पेस्ट कर देता है। कॉपी पेस्ट। ये बैलून वाला क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं पढ़ दे रहा हूं, उसका समझेंगे क्या लिखा हुआ है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. ठीक है। After some time the angle of elevation reduces to 30 degree, फिगर दिया गया है। Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब ध्यान देना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड है, ध्यान दो। क्वेश्चन ये कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है। ये ए बी लड़की का हाइट है जो कि है 1.5 मीटर का, ठीक है। ये लड़की है जिसका हाइट कितना 1.2 सॉरी 1.2 मीटर की क्या है, वो लड़की है। अब क्या हुआ कि वो लड़की ना यहां से एक बैलून को उड़ते हुए देख रही है ना, हवा में एक बैलून उड़ रहा है। अब वो एंगल जब इसको देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब पता चलेगा, जब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं हम। तो ये इस समय इसका एंगल कितना बना है 60 डिग्री। कुछ समय बाद ये हुआ कि ये बैलून ना और ऊपर की ओर नहीं उड़ा, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर, हॉरिजेंटल मतलब साइड बाय साइड। अब ये क्या हुआ कि ये बैलून उड़ता उड़ता यहां पहुंच गया, और ये फिर यहीं से जब इस पर बैलून को देखती है तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार बनता है 30 डिग्री, मतलब रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक ऐसा लाइन ले लेते हैं। फिर से बताता हूं, एक लड़की है जिसका हाइट 1.2 मीटर का है। वो क्या करती है, जब पहली बार जब बैलून को देखती है तो उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री का।
कुछ समय बाद देखती है कि वो बैलून ना हॉरिजेंटली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल ऐसे मूव कर रहा है तो हॉरिजेंटल, ऊपर की ओर जाता तो वर्टिकल, तो ये बैलून ना हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। तो हॉरिजेंटली कुछ समय बाद वो देखती है तो वो हॉरिजेंटली मूव करता है और ये बैलून यहां पहुंच जाता है, और उसके बाद जब वो उसको देखती है तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री का। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वो पहली बार देखी और जब दूसरी बार देखी बैलून को, तो इन दोनों के बीच में वो बैलून हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब एक तरीके से देखो, अगर मैं सबका नेमिंग करता हूं, ठीक है, तो बैलून को यहां से हटा देता हूं, अब यहां से बैलून हटा देता हूं, बैलून समझ में आ गया होगा, ये मेरा ए है, ए बी ई एफ ले लेता हूं यहां, ठीक है, यहां ये थोड़ा नीचे आएगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ई, और ये हो गया जी, ये हो गया एच। सबका नेमिंग हो गया। तो ध्यान देना, हम लोगों को क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस, है ना, यानी हमको ये x निकालना है। हम लोग ने क्या मानना है, ये x मान लिया, तो यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब देखो नेमिंग करेंगे, ठीक है, नेमिंग ध्यान से समझना। अच्छा एक और बात, यहां से लेकर यहां तक पूरा पूरा 88.2 मीटर है ना, और लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 1.2 मीटर। तो बताओ यहां से यहां तक कितना होना चाहिए, 87। तो ये भी क्या होगा, 87 ही होगा, जो कि यहां पर हम मेंशन कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है, हाँ या ना। यस सर। तो देखो ए बी गर्ल का हाइट था और जीडी भी गर्ल का हाइट ही होगा, कितना 1.2 मीटर, ठीक है। ईसी ईसी और एफ डी, हाँ बोलो, जी डी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ईसी और एफ डी 88.2 मीटर, ठीक है। एच जी और सी डी हमारा क्या होगा, एक्स होगा, और ए एच और बी सी क्या होगा, वाई। और सिर्फ हम लोग ऊपर को देखेंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमको एजी चाहिए, एजी, तो एजी कब मिलेगा, ए एच प्लस एच जी, इसका मतलब वाई प्लस एक्स। सारा गिवन लिख लिया हम लोग, सारा गिवन लिख लिया ना। अगर इसको मैं रफ डायग्राम बनाऊं ताकि अच्छे से समझ में आए, तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये रफ बना दिए, ये पूरा बुक वाला बनाए, और ये हम लोग समझने के लिए अपना बनाए। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक और जो 87 वाला नहीं बनाया ना, तो सिंपल सी बात है, एफडी, एफडी कैसे निकलेगा, एफडी कैसे निकलेगा, सॉरी एफजी चाहिए, एफजी चाहिए तो कैसे मिलेगा, अगर एफडी में से जीडी माइनस करें, तो एफडी कितना है 88.2 माइनस 1.2, कितना आ जाएगा 87 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा EH भी होगा, EH और FG पूरा गिवन लिख दिया, जितना हम लोग निकाले यहां से सारा गिवन लिख दिया। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देख करके, ठीक है, साहिल बताओ, हमारे पास दो ट्रायंगल तो है, इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है, क्या है, एजी। देखो एजी ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है, लेकिन क्या ये वाले ट्रायंगल में एजी आ रहा है,
कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि कॉमन है ही नहीं, लेकिन कॉमन है क्या, ये वाला, क्योंकि ये भी 87 है, ये भी 87 है, तो उसी को कॉमन बोलेंगे। समझ में आया? दोनों सेम है ना, बात अलग है, दोनों साथ में नहीं है, अलग अलग है, लेकिन कॉमन है। अच्छा, तब सर ये वाला ट्रायंगल निकालना इजी रहेगा या ये बड़ा वाला ट्रायंगल निकालना इजी रहेगा? छोटा वाला। समझ में आ गया? क्योंकि एक पता है और दूसरा निकालना है। बात समझ में आ गया? तो देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है जी? ए ई एच। आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मतलब जो नाम है। अब ये देखो, ये बन कितना रहा है? 60 डिग्री। इसके अपोजिट वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और क्या हो गया? ये बेस कितना पे आ रहा है? 60 पे। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? ई एच। बेस क्या होगा? ए एच। ठीक है, 10 60। ई एच कितना है? 87। ए एच क्या था? y। और ये 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो जानते ही हो, है ना? तो ये कैसा हो जाएगा? देखो, y इक्वल टू 87√3। और हम तुम लोग को क्या बोले हैं कि कभी भी रूट को नीचे नहीं रखना, तो चलो ऐसे कर लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा? इक्वल टू 87√3 इंटू √3 बाय, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तुम लोग को पता चल रहा है कि नहीं? सॉल्व करेंगे तो देगा 87√3/3। क्या ये छोटा हो रहा है? तो हाँ, हो रहा है। 29√3। y का वैल्यू कितना हो गया? ध्यान दो, ध्यान दो, ये 3 से हम लोग 87 को क्या कर दिए? कर दिए। 29 ही तो आएगा, वैसे यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहीं डिप्रेशन बना है? यहाँ तो इक्वल बता दिए ना। तो पैरेलल क्या? पैरेलल की चल थोड़ी ना, यहाँ पे तो इक्वल बताया जा रहा है। उसके पैरेलल तो एंगल के लिए बनाया जाता है। ये समझ में आया कि नहीं बोलो? इतना बात सबको समझ में आ गया? तो अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल ले सकते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए कोई ना कोई फिगर तो मिटाना ही पड़ेगा बाबू। यही मिटा देते हैं, है ना? यही मिटाना पड़ेगा, यही मिटा देते हैं। देखो, अब आते हैं इन ट्रायंगल। बड़ा वाला कौन सा है? ए एफ जी। तो ये देखो 30 है, तो इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो 10 कितना? 30। परपेंडिकुलर क्या है? एफ जी। बेस क्या है? अब तो हमको लगता है कि सभी को आ ही जाना चाहिए। अब नहीं आएगा तो कब आएगा? 87। एजी कितना है? एजी पूरा मेरा है y+x। और tan 30 कितना होता है? 1/√3। ये वाला इधर चला जाएगा तो हो जाएगा y+x। ये x है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 87√3। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? लेकिन देखो, y का वैल्यू तो हम लोग को पता है, तो y के वैल्यू को हम लोगों ने क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 29√3 प्लस x इक्वल टू 87√3। अब यहां देखो, ये वाला प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। अब ध्यान देना, दोनों रूट में 3 में है। देखो, ये भी √3 में है, ये भी रूट में 3 में है, तो एक को √3 आ जाएगा, यानी इन दोनों को माइनस किया जा सकता है। तो अगर 87 में से 29 जाएगा तो कितना आएगा? 58। हाँ, 58√3, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 58√3। मतलब वो बैलून हॉरिजेंटली पहली बार देखने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? 58√3, है ना? एक बार आंसर चेक करो तो, श्योर ना? ठीक।
बोलो समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? थोड़ा बैठ जाता हूँ। हाँ EH ये उसको दिखना है 90 डिग्री बीच में रखना है। हम लोग ट्रायंगल बस लिए तो तुम क्योंकि नॉन होता है ना, चाहो तो बीच में लिख सकते हो। ये वाला 90 डिग्री जो भी लोगे आप बीच में ही लेना और आगे बता देना 90 डिग्री कौन सा है। समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है? नफीसा, अमन, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्लियर है? नहीं आ रहा पूछो तो। अच्छा सलीम पक्का आ रहा है? सबको समझ में, सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ फिगर समझ में नहीं आया? फिगर बुक में ही दिया हुआ बाबू, और फिगर में साफ साफ बोला ना कि एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर की है। वो यहां से पहला बार बैलून को देखती है तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है। फिर वो बैलून उड़ते उड़ते इस तरीके से जा रहा है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद कुछ समय के बाद वो देखती है तो उस समय बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। क्वेश्चन हमसे पूछा कि पहली बार देखी जब बैलून और बाद में देखी तो बताओ कि इन दोनों के बीच की दूरी यानी बैलून कितना डिस्टेंस कवर किया। बात समझ में आया? ऐसा फिगर बना। ये सबको समझ में आ गया ना? चलिए इस पूरे चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना? सेकंड लास्ट। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए हैं थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटकर, है ना? थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन ये है अभी जो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम निकालना है ना? अगर तुम लोग देखोगे थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है लेकिन इजी है, ध्यान से समझिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तब तक आप देखिए। लिखा हुआ है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है जो आगे जाकर एक टावर जो है वहां पर आके खत्म हो जाता है, ठीक है? A man standing at the top of the tower observe a car at the angle of depression of 30 degree. Depression आ गया मतलब पैरेलल बताना पड़ेगा। Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Uniform speed से वो गाड़ी चल रहा है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद the angle of depression of the car is found to be 60 degree. पहले 30 डिग्री था, बाद में कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। Find the time taken. अभी तक हम लोग से क्या डिस्टेंस पूछा जा रहा था और अब हम लोग से टाइम पूछा जा रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन टीचर लोगों के लिए बहुत पसंदीदा हो जाता है। बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। अब क्वेश्चन समझो, ये तो इंग्लिश पढ़ लिया गया, अभी तो समझो क्या है। बात यह है कि एक हाईवे है, हाईवे ना एक टावर के पास जाकर खत्म हो जाता है। एक हाईवे है ना, जो एक टावर पे जाकर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, वहां रोड एंड हो जाता है। कोई पर्सन क्या किया? इस हाईवे पे जाकर खड़ा हो गया। क्या हाईवे का हाइट पता है? टावर पे जाकर खड़ा हो गया, ठीक है? टावर पे जाकर खड़ा हो गया और टावर का हाइट हम लोग को नहीं पता है, इसलिए हम लोग उसको क्या मान रहे हैं? एच। वो पर्सन क्या किया? उस टावर पे जाकर खड़ा होकर क्या हुआ? ऑब्जर्व करता है कार को। तो एक कार जो है यहां पर, तो वो एक कार को देखता है।
ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर देखा तो यहां पर हमको क्या करना होगा, पैरेलल बनाना होगा। ठीक है, तो उस समय देखा तो उस समय कितना बन रहा था 30 डिग्री, तो यहां 30 होगा तभी तो यहां 30 होगा। ठीक है, एक कार बनाता हूं, यूएफओ बन गया, यूएफओ बन गया। ठीक है, तो वो एक पहली बार जिस कार को देखा तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री, तो डिप्रेशन तो ऊपर बनता है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और क्या बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इमरान को बहुत खुशी हो रहा है वो यूएफओ देखे ना। चलो ठीक, जो भी समझ लो। अब ध्यान देना, 6 सेकंड बाद, मतलब ये पर्सन पहली बार जब देखा कार को तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री का। 6 सेकंड के लिए इधर उधर देखा, जैसे ही 6 सेकंड के लिए इधर उधर देखा तो गाड़ी और थोड़ा पास आ गया होगा, तो गाड़ी 6 सेकंड, जब 6 सेकंड ही इधर उधर देखा और फिर गाड़ी को देखा तो गाड़ी यहां तक आ चुका था। ठीक है, तो फिर से यूएफए को देखो। ठीक है, और अब वो क्या बन गया 60। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ध्यान देना। तो इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास हाईवे है जो कि एक टावर पे जाकर खत्म होता है, तो ये हटा देते हैं हम। ठीक है, यहां तक हटा ही देते हैं, ये हमारा हाईवे है। ये जो हाईवे है वो एक टावर पे जाकर क्या होता है, खत्म होता है। कोई पर्सन, अब टाइम हो, कोई काम नहीं हो, जाके टावर पे खड़ा हो गया, अब खड़ा हो गया, अब क्या कर रहा है, अब उसके पास कोई काम नहीं है, तो बस कार को गिन रहा है, कार देख रहा है। तो उसका सिनेरियो दिया गया कि वो खड़ा होकर एक कार को देखा, तो कार को देखा तो नीचे की ओर देखा होगा क्योंकि वो तो टावर पर चढ़ चुका है, तो जब नीचे की ओर देखेगा तो क्या बनेगा, डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन हुआ तो उस समय क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 6 सेकंड बाद, जब 6 सेकंड बाद वही कार को देखा तो वो गाड़ी ना, सिंपल सी बात है, और आगे आ गया, क्योंकि गाड़ी किसी स्पीड से चल रहा है, बुक में दिया हुआ है ना। नहीं तो तुरंत बच्चा बोलता है कि गाड़ी से रुका हुआ है, तब क्या होता, लेकिन इससे साफ साफ गाड़ी की कुछ स्पीड, तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी की कुछ स्पीड है, तो 6 सेकंड में गाड़ी थोड़ा सा आगे आ गया होगा, तो गाड़ी अब यहां आ चुका है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ये गाड़ी कितना समय लगाएगी, ये गाड़ी कितना समय लगाएगी टावर के फुट तक पहुंचने में, टावर के फुट तक पहुंचने में। तो ध्यान देना, यहां से यहां गया तो भी कोई डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग x मान लेंगे, और यहां से यहां चला गया तब भी हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे। तो हमको असली में क्या निकालना है, इस केस में असली में हमको क्या निकालना है, y निकालना है, असलियत में y निकालना है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक हाईवे था, हाईवे के एंड पर एक टावर खड़ा था, टावर पे एक पर्सन जाके खड़ा हो गया, खड़ा होकर वो उसे कार को ऑब्जर्व करता है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उस समय वो गाड़ी का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद फिर से वो उस गाड़ी को देखता है, तो वो गाड़ी थोड़ा सा आगे आ जाता है। जब थोड़ा सा आगे आ जाता है उस समय उस गाड़ी का एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 60 डिग्री। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस नहीं, कितना टाइम लगेगा इस गाड़ी को यहां से यहां आने में, कितना टाइम लगेगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गाड़ी का स्पीड क्या था। जब तक गाड़ी का स्पीड नहीं पता होगा तब तक टाइम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड इन तीनों का रिलेशन है। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है। तो पहले हमको डिस्टेंस देखना है, सॉरी स्पीड देखना है, तो यहां से यहां तक से हम लोग स्पीड पता कर लेंगे। ये एक्स क्या है उसका, और कितना टाइम के बाद वो देखा था 6 सेकंड, तो यही इसका स्पीड हो गया x बाई 6 मीटर पर सेकंड। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि गाड़ी पहली बार में यहां से वो देखना शुरू किया, 6 सेकंड बाद यहां देखा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस यानी कोई स्पीड उसने कवर किया होगा, तो यहां से यहां तक का पहले स्पीड देखेंगे। और गाड़ी बोला है यूनिफॉर्म स्पीड से, इसका मतलब ऐसा है
कि यहां से यहां तक आने में जितना उसको स्पीड से चला, यहां से यहां उतना ही स्पीड होगा, स्पीड उतना ही होगा, टाइम कितना लगेगा वो तुम पता लगाओ। समझ में आ रहा है? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग पहले देखेंगे डिस्टेंस कितना है। अब कुछ लोग यह सोचेंगे कि सर डिस्टेंस तो ये वाला हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, ये वाई वाला लिखना पड़ेगा। नहीं, इसलिए नहीं लिखना होगा क्योंकि हम लोग पहले देख रहे थे कि इसको यहां से यहां आने में कितना डिस्टेंस लगा, तो ये उसका क्या हुआ? डिस्टेंस। और यहां से यहां आने में कितना, 6 सेकंड बाद ही ना देखा गया था, यहां से यहां 6 सेकंड बाद गाड़ी पहुंच चुका था, इसलिए हम लोग यहां पर 6 सेकंड लिखे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यूनिट सेकंड में दिया है तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए कि ये मीटर में ही होगा, क्योंकि स्पीड क्या होगा? मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है टाइम। हम लोगों को निकालना है टाइम। थोड़ा सा और जगह लेता हूं, यहां ले लो, यहां ले लो। हम लोग को निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड तो हम लोग को पता चल चुका है, हम लोग को स्पीड तो पता चल चुका है। हमको क्या नहीं पता चला है? हमको डिस्टेंस नहीं पता है, हमको डिस्टेंस। तो अब हम देखेंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वही डिस्टेंस यहां लिखना होगा। हमको वाई का डिस्टेंस लिखना है। बात समझ में आ रहा है? यानी हम टाइम लिख देते हैं, टाइम सॉरी टाइम निकालना है तो डिस्टेंस क्या हमारा? वाई। और स्पीड हम लोग को पता चल चुका है क्या? x/6। ठीक है, यही हमारा टाइम। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन सॉल्व करना था। दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना? दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है? ए बी। लेकिन ध्यान देना ए बी हम लोग को पता नहीं, वो तो खुद एच है ना? तो फिर भी देखा जाए तो यही छोटा दिख रहा है, यही ज्यादा इजी होगा। पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग, है ना? ए बी पर का हाइट जिसको हम लोगों ने एच मान रखा है, बीडी को हम लोगों ने वाई, डीसी को एक्स, बीसी को बीडी प्लस डीसी। इसका मतलब वाई प्लस एक्स, है ना? और कुछ? हाँ, अब हमको बताना होगा, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, ए ई ले लेते हैं। तब बताना होगा ए ई पैरेलल टू BC and AC is the transversal। जैसे ट्रांसवर्सल हुआ तो EAC इक्वल टू ACB इक्वल टू 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर AE पैरेलल होगा BC के, लेकिन इस केस में AD ट्रांसवर्सल होगा। और इस केस में EAD इक्वल टू ADB 60 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ गया ना, है ना? अब देखते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, यहां सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा है? ABD। फिर से वही हो रहा है ना, 60 के अपोजिट क्या हो गया? परपेंडिकुलर बेस। tan कौन सा? 60। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर AB। और बेस क्या है? BD। ये हो गया tan 60। AB क्या है? H। और ये क्या है? Y। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, है ना? अच्छा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 1 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? डाउट है किसी को? ठीक है, अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं। ध्यान देना, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा होगा?
इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बाय बेस tan 30 परपेंडिकुलर AB बेस हो जाएगा BC tan 30 AB होगा हमारा H और ये हो जाएगा y प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1√3 ये उधर चला जाएगा y प्लस डायरेक्ट कर दूं क्या नहीं छोड़ो इक्वल टू क्या हो जाएगा √3h फिर h को भी उधर कर देते हैं यहां पे भी h आ गया कितना बात समझ में आया कि नहीं आया दोनों का समझ में आ गया अब देखो दोनों का RHS क्या है सेम है RHS क्या है सेम है तो LHS भी क्या होगा सेम ही होगा इसको थोड़ा सा पीछे खसका देते हैं ठीक है अच्छा छोड़ो टाइम तो पता था ना यहां पर निकालेंगे तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा तो √3y इक्वल टू y प्लस एक्स √3 ये दोनों डिवाइड हो रहा है उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो √3y इंटू √3 इक्वल टू y प्लस एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू y प्लस एक्स है ना अब देखो ध्यान देना ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अच्छा ऐसे ही करते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स तो कितना बचा 2y इक्वल टू एक्स इधर आ जाता है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा x बाई 2 तो देखो y का वैल्यू हम लोग को क्या पता चला y का वैल्यू पता चला x बाई 2 इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये तो जनरल चीज था अभी तक हम लोग यही सॉल्व कर रहे थे इतना बात सबको समझ में आ रहा है ना अब बस देखो आंसर आ ही गया समझो ये इसकी कैसे आया समझ में आ गया ना अब देखो हम लोग को निकालना था टाइम लास्ट स्टेप देखो हम लोग को निकालना था टाइम और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड डिस्टेंस यही तो डिस्टेंस हम लोग को निकालना था कि गाड़ी यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा यही पूछना था तो ये टाइम टाइम का मतलब क्या हो गया वाई और स्पीड स्पीड हम लोग को पता था क्या एक्स बाई 6 तो हम लोग अच्छा यहीं पर लगाते हैं डायरेक्ट ठीक है तो यहां पर y है ये y का वैल्यू कितना है यहां x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 6 देखो दोनों डिवाइडेड है ना अगर डिवाइड उठाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और नीचे वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी x बाई 2 मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 6 बाई x ये टाइम आ गया तो यहां से x कट गया यहां 1 बार में और यहां 3 बार में यानी कितना टाइम लगाया 3 सेकंड लगाया उसको यहां से यहां आने में 3 सेकंड लगा 3 सेकंड में वो गाड़ी यहां से यहां आ गया एक बार आंसर चेक कर लो बोलो समझ में आया कि नहीं आया ध्यान देना अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता तो उसमें तो टिक लगाना होता है और बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है इसका डबल यहां है इसका डबल यहां है ये हम लोग को पता था 6 इसका आधा समझ में आ गया ये कॉम्पिटिटिव में है यहां पर नहीं काम चलेगा यहां तो पूरा बताना पड़ता है बोलो समझ में आया कि नहीं आया आ गया समझ में श्योर बता दूं नफीसा अमन यस सर सत्यासा समझ में आया हाँ सर यस सर यस सर ठीक है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आज कर ही लेते हैं ठीक है इसमें तो क्वेश्चन लिखा ही है
क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with a complementary, ठीक है, prove that the height of a tower is 6। यानी ध्यान देना, अभी तो कुछ निकाला नहीं, निकला वो पहले से है, इस बार हम लोग को प्रूफ करना है। ध्यान देना क्या है कि एक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पर बात करते हैं कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टावर है और 2 पॉइंट है। ध्यान देना, ये टावर है, ध्यान दो, यहां हमारे पास क्या है, टावर है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो अच्छे से। ये हमारे पास टावर है, टावर का नाम है ए बी। बोल रहा है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो कि टावर के फुट से 4 मीटर की दूरी पे है। तो 4 मीटर की दूरी पे है जो, उसको हम लोग सी मान लिए। अब फिर बोल रहा है कि वही फुट से, ध्यान देना, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बोला गया है कि वही फुट से, टावर के फुट से फिर एक और भी पॉइंट है पीछे जो कि है डी, और उसकी दूरी जो है ना वो 9 मीटर की है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर और यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो बोल रहा है, एक ही साथ बोल दिया है, एक ही साथ बोल दिया कि फुट से जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट 4 मीटर की दूरी पर है, एक पॉइंट 4 मीटर की दूरी पे है, और एक पॉइंट उस फुट से 9 मीटर की दूरी में है। और अगर इन दोनों के बीच की बात बोले जाए तो बोल सकते हैं 5 मीटर। बात समझ में आया? अच्छा, तो इसका मतलब थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाइट टावर को बहुत बड़ा हो गया। तो यहां से यहां एक एंगल एलिवेशन बन रहा है, यहां बन रहा है। अच्छा, हम लोग को साफ साफ बोल दिया है कि ये जो है ना, ये 6 मीटर का आना चाहिए। ये प्रूफ करके दिखाओ। आंसर भी बता दिया है, बस हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, एक और बात बोला है ना कि ये दोनों एंगल जो होगा ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 2 एंगल का जोड़ 90 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर एक एंगल को मैंने थीटा मान लिया तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। एक को मैंने अगर थीटा माना है तो दूसरे को क्या मानना होगा, 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा या परपेंडिकुलर कुछ बताना, अल्टरनेट बताना पड़ेगा? नहीं पता, क्योंकि डिप्रेशन तो है नहीं, डायरेक्ट बताऊंगा। तो यहाँ देखो, एक ट्रायंगल ये हो गया है ना, तो गिवन आप लोग समझ ही गए, मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी। तो इस बार देखो, इसके अपोजिट वाला कौन है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। फिर से कौन आ गया, लेकिन ध्यान देना, इस बार tan थीटा लगेगा, इस बार tan थीटा, क्योंकि यहां पर कोई डिग्री दिया ही नहीं है तो वैल्यू लगाना ही नहीं है। तो इस बार क्या होगा, फिर से tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए बी, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा ए बी, और यहां लिखना पड़ेगा बी सी, फिर से tan थीटा, और ए बी की जगह लिख दूंगा 6, है ना। लेकिन अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है ना, इसलिए पहले एज्यूम कर लेते हैं, है ना। लेट एज्यूम, हम लोग को तो आंसर पता है कि 6 आएगा, लेकिन फिर भी लेट एज्यूम दैट ए बी बी एच। हम लोग अभी भूल जाते हैं कि 6 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, ये तो हम लोग को पता ही है कि 6 आएगा ही, तभी हम लोग का सही होगा। और ये हो गया 4। अब तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि थीटा का वैल्यू नहीं पता है। जब पता ही नहीं तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं जो बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी, इसमें भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये भी क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, थोड़ा जगह चाहिए, 90 माइनस थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ए बी, और बेस कौन है, पूरा बेस है, ठीक है, पूरा बेस है कितना, बी डी। फिर से यहां पे क्या लिखूंगा, अच्छा एक बात, अच्छा अभी नहीं, पहले बाद में लिखूंगा, tan 90 माइनस थीटा। फिर से ए बी को हम लोग क्या मानेंगे, एच मानेंगे, और बी डी को क्या मान लेंगे, 9। अब यहां पर ध्यान देना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, हम लोग पढ़े हैं ना। तो यहां पर क्या कर लेंगे, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, यहां पर ले लिए cot थीटा। बात समझ में आया? अब देखो, अब इस दोनों में
क्योंकि LHS LHS सेम नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान देना, अब यहां पर देखो, यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। LHS को LHS से मल्टीप्लाई करते हैं, तो LHS देखो मल्टीप्लाई हो रहा है RHS से, ठीक है, और H/4 मल्टीप्लाई बाई H/9। बात समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan को tan लिखेंगे, अच्छा cot को 1/10 लिख सकते हैं, सामने सामने देखो क्रॉस नहीं कट रहा है, सामने सामने इंटू, तो क्या हो जाएगा H²/36। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा देखो, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचा 1 = H²/36। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 = H², H² इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा √36 = H। अब 36 है यानी आंसर प्लस या माइनस क्या आएगा 6 मीटर H। और ध्यान देना, हम लोग को आंसर में ही पता था कि हाइट कितना आएगा 6 मीटर। हम लोगों ने प्रूव कर दिया ना, हैंड्स प्रूव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? फाइनली ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। नफीसा, अमन, प्रत्याशा, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? सभी को इधर समझ में आ गया? तुम लोगों को समझ में आ गया? तुम तीनों को, तुम्हें समझ में आया? तुम दोनों को समझ में आया? तुम लोगों को कुछ भी नहीं दिखता, तुम तीनों को समझ में आया? तुमको आ गया समझ में? तो फाइनली ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। कल के क्लास में इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे, वो भी एडिशनल देखेंगे। समझ में आ गया? हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है नफीसा, प्रत्याशा, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखो और इसका PDF आपको PDF चल जाएगा, और जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? सर क्वेश्चन नंबर 8 का 8 का ना, ठीक है, कल उसका जितना भी जो डाउट होगा ना वो कल हम सॉल्व कर देंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है। प्रत्याशा, तुमको कोई डाउट है? ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।